हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मैकेनिक्स वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास था पार्टिकल डायनामिक्स। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हमने इसको रीड करना है कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो मोशंस होती हैं वो किस तरह की होती है। सबसे पहले कि हमारे पास मोशन एक तो होती है लीनियर फॉर्म के अंदर, लीनियर मोशन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास मोशन एंगुलर होती है या सर्कुलर होती है, सर्कुलर और एंगुलर। ठीक है, ये हमारे पास दो मोशंस होती हैं। क्या होती हैं? दो मोशंस होती हैं। एक हमारे पास एंगुलर हो गई और एक हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी। एक एंगुलर और एक सर्कुलर मोशन। अब जो हमारे पास लीनियर मोशन है, जो लीनियर मोशन है वो क्या करती है कि लीनियर मोशन क्या होती है कि हमारे पास जब एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास मूव हो रही हो उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। कि मतलब कि वो मोशन जो एक खत्ते मुस्तकीम के अंदर, एक लाइन के अंदर हमारे पास मूव करे, कोई भी बॉडी मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, इसी तरह चले जाओ कि अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है किसी भी एक्सिस के गिर्द, किसी भी एक्सिस के गिर्द कोई भी बॉडी अगर मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हम किसके अंदर अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशंस के अंदर। हम देखेंगे कि लीनियर मोशंस के अंदर हमने जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ है किस तरह अप्लाई होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। क्या कि कोई भी बॉडी हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी है, वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। एक चीज़, या दूसरी चीज़ हम क्या कहते हैं? अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसमें है? मोशन में है, तो जब कोई ऐसी बॉडी अगर कोई मोशन के अंदर हो तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए कि वो रुक जाए। ये था हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, दोबारा मैं इसकी आपकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द स्टेट दैट a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। कब तक रेस्ट की हालत में रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। और अगर वो मोशन की हालत में है तो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या रहेगी? मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बताया कि हमारे पास लीनियर, हमने पढ़ा कि लीनियर मोशन एक हमारे पास होती है। लीनियर मोशन हमारे पास क्या होती है कि जो एक
ख़त मुस्तकीम के अंदर मूव करे, किसके अंदर, ख़त मुस्तकीम के अंदर मूव करे। तो लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक लाइन के अंदर मुसलसल कंटिन्यूसली वो मूव करती रहे, उसके अंदर कोई वेरिएशंस ना आए, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक तो ये था। और जो अपनी कंटिन्यूस क्या करेगी, अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यूस रखेगी जब तक इसके ऊपर हम कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो हमारे पास क्या है कि न्यूटन्स लॉज की जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू del v over del t। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू del t। अब क्या है, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स हम अप्लाई नहीं करते, एक चीज़। दूसरी क्या कि हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ अगर मोशन में होगी तो मोशन में क्या रहेगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में रहेगी, कि उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास नेशनल वेलोसिटी होगी जिसे हम वी एफ का नाम देते हैं, और कुछ हमारे पास इनिशियल होगी जिसे वी आई का नाम देते हैं, और फाइनल होगी जो वी एफ का जिसे हम नाम देंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास ये मूव करेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसके साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने क्या बताया कि जब एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर ख़त मुस्तकीम के अंदर कोई भी बॉडी मुसलसल मूव करती रहे, वो कोई टर्न ना रहे, अगर उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अगर वो चेंज हो जाती है, कि कहीं भी जाकर मुड़ जाती है सर्कुलर फॉर्म में, कहीं भी उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आएगी, जब कोई ना कोई चेंजिंग आएगी तो इसके लिहाज से आएगी, टाइम के लिहाज से आएगी। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट की हालत में हो जाती है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, हम अपने वो देखना है। सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ स्टेट दैट अप्लाइड फोर्स on a body is directly proportional to the acceleration produced it। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी सेकंड लॉ के अंदर कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई क्या है, बॉडी है, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, किसके लिए, उसकी मोशन के लिए। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसको मोशन करवाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है कि हमारे पास जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चली जाएगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। और न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, क्या है, अप्लाइड फोर्स वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्सेलरेशन के। इसके ऊपर है एक्सेलरेशन के। अब एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स को हम डिनोट करेंगे एफ के साथ।
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की सिंबल आ जाएगी और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि हमने जो अप्लाइड फोर्स की अप्लाई की उसे वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। क्या कैसे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिहाज से। अब इसकी फुल मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी कि हमारे पास ये बना कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास सिंबल क्या आती है, इक्वल की, और हमारे पास क्या आएगा, एम ए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट मास है। क्या है, कांस्टेंट मास है। और ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, जो कैसे प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्ट प्रोड्यूस हुआ। और फोर्स एफ क्या है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये है हमारे पास एफ इक्वल टू एम में न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसका जो ऐसा यूनिट हमारे पास होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मास का, तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट इसका वो होगा किलो। इसको डिनोट करते हैं हम के के साथ। तो हमने क्या किया, इसके अंदर F इज इक्वल टू एम हमारे पास सेम रहेगा। एक्सेलरेशन हमने पीछे फाइंड की थी, पीछे हमने एक्सेलरेशन क्या लिखी थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जगह पे एक्सेलरेशन पुट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। अगर हम इसके अंदर m को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या बनेगा, एम एफ वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल टी। इसी तरह हमारे पास जो ये चीज़ है, हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल किसके होता है, मोमेंटम के। किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो इस मीन कि हम यहाँ पे क्या एम वी एफ की जगह पे मोमेंटम पुट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल टी। ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास इसके अंदर मोमेंटम आ गया। अब F इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, चेंज है, तो हम इसको डी पी भी लिखते हैं और डी टी भी लिख सकते हैं। क्यों, कि हम देखते हैं कि डेल क्या चेंज शो करता है, वो शो करता है चेंज को, और हमारे पास जो डी है वो भी किसको शो करती है, चेंज को। तो इस मीन कि हम इसको डी पी और डी टी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिमिट। तो हमारे पास क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम F is equal to dp over dt. The rate of change in momentum of a body is equal to applied force। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हम जो भी किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स हमें क्या प्रोड्यूस करती है, डायरेक्टली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर वही एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल हो जाती है, हमारे पास अप्लाइड फोर्स के, और अप्लाइड फोर्स जो होती है वो इक्वल किसकी हो जाती है, मोमेंटम के। किसकी इक्वल हो जाती है, मोमेंटम के। अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब
न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर चीज का एक्शन एंड रिएक्शन होता है। हर एक चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है। आपने 9th क्लास के अंदर कोलाइड सिस्टम पढ़ा था, कोलाइड सिस्टम पढ़ा था, इलास्टिक पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इलास्टिक हो तो हम अगर उसको खींचते हैं तो हम जितना उसको पॉसिबिलिटी खींचते हैं खींच सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम उसको खींचते हैं दोनों साइडों से तो दोनों साइडों से ही खींचते हैं, बट उनकी जो दोनों साइडों की डायरेक्शंस होती है वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। एक चीज़ ये। दूसरा इसी तरह हमारे पास स्प्रिंग की एग्जांपल है। स्प्रिंग क्या होता है कि उसको हम जितना खींचते जाएँ दोनों साइडों से अगर खींचेंगे तो हमारे पास दोनों साइडों में खींचा जाएगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो आप दोनों साइडों से आके वापस आपस में टकराएंगे। ठीक है, ये क्या था? ये भी इसका रिएक्शन होता है कुछ ना कुछ जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए। इसी तरह हमारे पास ये इलास्टिक बैंड भी है। कोलाइड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी, एक मास m है और एक मास हमारे पास m2 है, अगर हम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये मूव करेगा और मूव करने के बाद इसके ऊपर टकराएगा। जब टकराएगा तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएंगी। इसकी जगह पे ये मास चला जाएगा और मास जो m2 है वो आगे मूव हो जाएगा, मतलब कि वो मज़ीद अपनी जो डायरेक्शन है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक चीज़ जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसका हर एक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है? रिएक्शन होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम सिंपल इसका फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है, वही सिस्टम कि अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है, और जब फोर्स अप्लाई करूँगा ये मास मूव करता हुआ किसकी जगह जाएगा? बी के साथ टकराएगा। ठीक है, बी के साथ जब ये टकराएगा, टकराने के बाद जो बी है वो आगे मूव कर जाएगा और ए आ जाएगा इसकी जगह पे। क्या हो जाएगा? इस तरह। ठीक है, तो इसके मतलब कि इनकी जो फोर्स हमने अप्लाई की वो इस डायरेक्शन में थी और जब ये इसके साथ टकराया तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई तो हम इसको लिख सकते हैं FA = FB। ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा और सेकंड लॉ के अंदर क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा से समराइज करके बताता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड पे हमने पढ़ा न्यूटन्स सेकंड लॉ, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक चीज़ अब इसके अंदर क्या है कि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई भी अप्लाइड फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली वो प्रोड्यूस करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास प्रोड्यूस कर देती है किसको? एक्सेलरेशन को। मतलब कि अप्लाइड फोर्स जिस भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाती है तो वहाँ उसके अंदर वो क्या पैदा कर देती है? डायरेक्ट एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। और हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होती है वो हमारे पास इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? इक्वल होती है मोमेंटम के। ठीक है, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि हर एक चीज़ का एक्शन और उसके रिवर्स उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई एक्शन और रिएक्शंस होता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास न्यूटन्स के
थर्ड लॉ, 3 लॉ थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए चैप्टर 2 के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, न्यूटन थर्ड लॉ। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी और इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब तरह पढ़ें और टेक केयर।